Hello, my dear CACET students. This is Professor Praveen Baldua. Welcome to my lecture. Welcome to Proving CS. Friends, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर आई एम डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स जैन 21 एग्जाम पेपर. ऑफ कोर्स, ठीक है, जो अभी भी रिसेंटली हुए, रिजल्ट्स भी आ गए. हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए पेपर लेकर आए हैं. नाउ लास्ट 3 अटेम्प्ट्स है. दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ CACET. नाउ अगस्त नवंबर वो भी पेपर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड किए हैं. यू कैन वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा आया. नाउ इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारा कंटेंट करंट अफेयर्स पे भी था. इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स मतलब अब इस बार का जो ये पेपर है वो ये दिखाता है कि सिर्फ आपका मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है, आप लोग को करंट अफेयर्स किसी भी सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ, देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें. नाउ अच्छा, नाउ मैं आपको ये पेपर जो सॉल्व कर रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको लगता है कि हम पेपर का सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वाचिंग दिस वीडियो. जस्ट डाउनलोड द दैट पेपर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड स्टडी ऑन योर ओन. वीडियोस देखना ज़रूरी नहीं है. अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, अदरवाइज इट्स ओके. चलो शुरू करते हैं. नाउ CACET जैन 21 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम पेपर फ्रेंड्स. नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स. एन इंडियन कंपनी पेड अ डिविडेंड to a foreign company. How is this transaction entered in India's balance of payment? अब देखो, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना तो मुझे ये समझ में आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है. बराबर है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. बराबर. इंडिया में अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो रिकॉर्ड करेंगे, और इंडिया से अगर फॉरेन करेंसी जा रही है तो हम रिकॉर्ड करेंगे. बराबर. ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है. अब हम लोगों ने लिखा है इंडियन कंपनी पेड डिविडेंड टू अ फॉरेन कंपनी, मतलब इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू करंट अकाउंट. अब इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स. ऑप्शन में डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट टू कैपिटल, ठीक है. नाउ यहां पर आना चाहिए था क्रेडिट टू करंट अकाउंट. ये 4 ऑप्शंस होने चाहिए थे. खैर ठीक है, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. अब बाद में आपको तो ये सॉल्व करके ही मिलेगा पेपर. ना तो क्या आंसर होना चाहिए? अब देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखो एक फोटो लगाई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की. ठीक है. नाउ क्रेडिट्स होते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपको पिक्चर दिख रही होगी तो. डेबिट होते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मैं सुनो इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, मतलब बाहर जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट टू करंट अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड पे करना कैपिटल अकाउंट नहीं है. तो योर आंसर इज डी. ठीक है, डेबिट टू करंट अकाउंट इज योर आंसर. चलो बहुत अच्छी बात है. सेकंड क्वेश्चन देखो. अ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर ऑफ राजस्थान जयपुर एक्सपोर्टेड कट एंड पॉलिश डायमंड्स टू अ बायर ऑफ स्विट्जरलैंड. ठीक है. दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द फॉलोइंग मैनर इन द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये जो लास्ट लाइन है ना, इससे मुझे समझ में आया कि अगेन सेकंड क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आया हुआ है. अब ये लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान का एक डायमंड एक्सपोर्टर है जो स्विट्जरलैंड में डायमंड्स एक्सपोर्ट कर रहा है. तो मेरी बात सुनो, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो फॉरेन करेंसी अंदर आएगी, तो वी आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी, तो ये किस तरफ लिखा जाएगा? पहली चीज. दूसरा, ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा कि करंट अकाउंट में? तो फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये रोज का काम है, इट्स अ करंट अकाउंट एक्चुअली. बराबर. नाउ तो मैं ऐसा लो पैसा आने वाला है, तो यार आंसर इज क्रेडिट टू करंट अकाउंट. तो आंसर इज सी, क्रेडिट टू करंट अकाउंट. बराबर. सर इसके लिए कोई पिक्चर? ये ऊपर का ही टेबल आप देख लीजिएगा. क्रेडिट में इनफ्लो आता है, डेबिट में आउटफ्लो आता है. अरे बराबर. चलो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था इकोनॉमिक्स में. थर्ड क्वेश्चन देखो जरा. थर्ड क्वेश्चन है, इन 2017 अ न्यू बैंक वॉज सेटअप इन इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री of communication with 100% equity owned by government of India. Now the bank has an advantage of India's vast postal network, one of the largest postal system in the world. The bank is, guys, 2017 में गवर्नमेंट ओन्ड एक पोस्टल बैंक ओपन किया गया था. आई एम सो सॉरी. बराबर. वो बैंक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल, मैंने आपके लिए पिक्चर भी लाई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. बराबर. नाउ
तो आपका आंसर है ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट था, बैंकिंग का, लेकिन गजब का था, करंट अफेयर्स था ये, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इन अ मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ओके, इन अ मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, in a month of manufacturing firm produces finished goods worth rupees 10,000, now consumed intermediate goods 2,000, जो क्वेश्चन में वही पढ़ रहा हूँ, consumed capital worth rupees 10,000 during the month, what is the net value added of the firm। अब गाइज ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, आपको नेट वैल्यू एडेड पूछा है, तो आपको नेट वैल्यू एडिशन का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। नेट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स माइनस डेप्रिसिएशन, आपका ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो जिसको ये फॉर्मूला आता है वो आंसर निकाल देगा। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आप देखोगे तो 10,000 है सर, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल उसको माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है। देखो कंज्यूम्ड कैपिटल, जब आप कैपिटल एसेट्स को कंज्यूम करते हो तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, आप 1,000 रुपीज माइनस करेंगे फ्रेंड्स, बराबर, तो आपको नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 माइनस 3,000 इट्स 7,000, तो योर आंसर इज डी, वेरी सिंपल। तो नेट वैल्यू एडिशन का मतलब भी आप समझते होंगे, कितने से सिर्फ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो उसमें से इंटरमीडिएट और डेप्रिसिएशन निकाल दो, बाकी का जो है वो वैल्यू एडिशन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा था। अब आ जाओ, नाउ द प्राइमरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ, प्राइमरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इन विच बिजनेस फर्म issue and sell new securities to raise long-term funds. Which of the following is not one of the primary market instrument? friends ऊपर की दो लाइनें ना एकदम पका रहे हैं, ठीक है, just wasting your time, they are making you confused। लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है, which of the following is not one of the primary market। अब मेरी बात को जरा समझो, नीचे 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं बराबर प्राइमरी मार्केट्स के, उसमें से एक एग्जांपल प्राइमरी मार्केट का नहीं है, तो प्राइमरी मार्केट का जो एग्जांपल नहीं है उसे आपको टिक मार्क करना है। अब आपको एक चीज बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब इट इज बेसिकली दैट मार्केट जहां पर कंपनी, ठीक है, पब्लिक से रेज करती है फंड्स। अगर पब्लिक से फंड्स रेज कर रही हैं तो उसे आप प्राइमरी मार्केट कहेंगे। तो उसमें 5 टाइप के प्राइमरी मार्केट्स हैं, मैंने लिस्ट यहीं पे लिख के रखी है टू सेव योर टाइम। नाउ पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट्स एंड बोनस इशू, इन सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक इन्वॉल्व है, बराबर। तो प्राइमरी मार्केट 5 टाइप के होते हैं। अब इनमें से जो नाम देखते हैं कौन सा प्राइमरी नहीं है, मतलब सेकेंडरी होगा, तो देखो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन, तो कहने से ये पब्लिक इशू है, तो ये तो प्राइमरी मार्केट है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे प्राइमरी मार्केट कौन सा नहीं है वो आंसर चाहिए। राइट इशू ऑफर्ड, तो देखो राइट इशू तो मेरा 5th वाला कैटेगरी है, तो ये भी प्राइमरी में मार्केट है, इसलिए मेरा आंसर नहीं है। सी कमर्शियल बिल यूज्ड बाय फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बराबर। अब देखो ये बैंकों में यूज होता है, तो ये प्राइमरी मार्केट नहीं है, तो सी इज द आंसर। सर डी प्राइवेट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 4th वाला है, तो ये प्राइमरी मार्केट है, इसलिए अपना आंसर नहीं है, तो इसमें सी आंसर होगा। तो आपको प्राइमरी मार्केट में कौन से बराबर इश्यूज आते हैं वो आपको याद रखने हैं, 5 टाइप, बाकी के सेकेंडरी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, which one of the following is responsible to protect the interest of the holders of insurance policy and also to regulate, to promote and to ensure। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, बराबर है, पब्लिक का इंटरेस्ट, ठीक है, सेव करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट को बचा के रखती है, किसी का नुकसान नहीं होने देती। तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाला एक ही इंडस्ट्री है, IRDA, बराबर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी इज द आंसर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, अरे बराबर। चलो 7th क्वेश्चन, इन इंडिया
बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक आर गवर्न्ड बाय, हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? सबको ये आंसर आता है यार, कितना सिंपल आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे बराबर, चलो 8th वाला क्वेश्चन, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which results in creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities are termed as। फ्रेंड्स डेफिनेशन पूछा है, ऐसे खर्चे जो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और लाइबिलिटी को कम करने में मदद करते हैं, ऐसा खर्चे को आप कौन सा खर्चा कहेंगे? करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर। बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई भी खर्चा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, बराबर। जो रेगुलर खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। 8th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट प्रोग्राम टारगेटिंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स फंक्शन ऑफ अ वेरियस मिनिस्ट्रीज, एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या आप बोल रहे हैं ना? एक लाइन में बोलूं, एमएसएमई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बराबर है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई? तो फ्रेंड्स आंसर है सी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, पॉपुलरली नोन एज सिडबी, बराबर। तो आपका आंसर सी होगा, ऑल ऑफ यू। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नाउ देखो जरा, लॉन्च इन 1978 a government of India assistance program aims to shift the facilitation centers for industries from cities and state of capital to district headquarters in each district of India in a phased manner. Under this program, each district headquarter is provided under a single roof for all services and support needed by small scale and cottage industries entrepreneur. The program aims at setting up, friends, now हमारे इंडिया में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी सेंट्रलाइज हो गए हैं, मतलब इंडस्ट्रीज एक डिसबैलेंस पे डेवलप हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय डिसबैलेंस? कुछ ही मेट्रो सिटीज़ में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है ही नहीं। तो कुछ स्टेट, कुछ सिटीज़ इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड है और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियली अंडर डेवलप्ड है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह हो, तो उसके लिए आपको जो सेंट्रलाइजेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, हर जगह फैसिलिटीज पहुंचानी पड़ेंगी, बराबर है ना। तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट किया गया? तो फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स का कंसेप्ट लाया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके ना। तो डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज द आंसर, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which sector in India is the second largest employer of human resource, secondly only to the agriculture sector? फ्रेंड्स ऐसा कौन सा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, नंबर 1 पे तो एग्रीकल्चर है, जो तो क्वेश्चन खुद कह रहा है। अप्रॉक्स 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा नंबर पे कौन सी इंडस्ट्री आती है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है? तो फ्रेंड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बराबर। डेटा ये बताता है अप्रॉक्स 11 करोड़ 10 लाख पब्लिक को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जॉब है। 11 करोड़ 10 लाख अप्रॉक्स का डेटा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज द सेकेंड नंबर। और गाइज यही रीजन है कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कॉस्ट? गाइस नेशनल इनकम में आपने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर। अरे हाँ कि ना, कौन सा फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो देखो एम्प्लॉयज वेजेस, ये तो लेबर हो गया, तो ये तो फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए मेरा आंसर नहीं है। नाउ रेंट पेड, लैंड हो गया, लैंड को रेंट मिलता है, तो ये भी अपना फैक्टर है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है।
एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट नहीं, जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बराबर, ये फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ठीक है, नेशनल इनकम के चैप्टर से लिया गया जीएसटी। देन क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। The following institutions support cottage industries, village industries, and rural artisans using credit and non-credit interventions. It offers counseling and consultancy services and organizes trading and development program for rural entrepreneur. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं, उनको टाइम टू टाइम नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, उनको टाइम टू टाइम फाइनेंशियली एंड अदर सर्विसेज से सपोर्ट करती हैं? नाउ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो आंसर है नाबार्ड। नाम से ही समझ में आ जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बराबर। 13th का आंसर नाबार्ड है। 14th क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, 2-3 क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा सीधा घुमाया था, बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मजा, ठीक है। 14th, अ प्राइस टेकिंग फर्म बिलीव, देखो प्राइस टेकिंग तो है ना, मुझे इधर से ही समझ में आ रहा है प्राइस टेकर कौन होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो मेरे दिमाग में यहीं पे चल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, क्योंकि बाकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट तो प्राइस मेकर होते हैं। Believe that if it sets a price above the market price, it will be unable to sell any quantity of the goods that it produce. Which market has the price taking behavior? मैं आपको एक चीज बोलूं, इस क्वेश्चन में पहले 2 लाइन में तो खाली पकाया, खाली लास्ट लाइन भी क्वेश्चन में लिखते ना तो भी आंसर आ जाता। Which market has price taking behavior? Of course, perfect competition. Perfect competitions are the price takers. अरे am I correct? Now क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 आया ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स नहीं है, करंट अफेयर्स है, लेकिन ये इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स पूछ लिया गया, ठीक है। खैर इस ट्रेंड को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ जरा देखते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके लिए हर वीक करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आता हूं, और मैंने आपको हर बार कहा है कि आपके अब CSET इतना जनरल कर दिया इन्होंने, ठीक है, कुछ एरियाज को छोड़कर, कि आप लोग को जनरल अवेयरनेस का ध्यान रखना ही पड़ेगा, बराबर। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ द सेबी ऑफ इंडिया। अब ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने 4 नाम दिए और बोले हैं कि आज तक कौन सा बंदा इनमें से सेबी का चेयरपर्सन नहीं रहा। अग्री करते हो, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। आई फील कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नाउ एग्जामिनर्स को मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, करंट अफेयर्स के नाम पे पास्ट प्रीवियस इतनी नॉलेज ना दें, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर सेट हो रहे हैं और जिस हिसाब से बच्चों को प्रिपरेशन की टाइम मिल रही है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू ग्रैस्प सो मच नॉलेज अबाउट द करंट अफेयर्स, बराबर। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, मुझे पता है, क्योंकि इंसानों का नाम याद रखना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, करंट को याद रखा जाए इतनी एक्सपेक्टेशंस रखो यार, पास्ट को भी तुम याद रखने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बट एग्जाम्स में आया है। नाउ नीदर यू कैन डू एनीथिंग, नीदर आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग इज वाज नॉट द चेयरमैन। 4 नाम दिए गए हैं, उसमें से आज तक कौन सा बंदा सेबी का चेयरमैन नहीं बना, बराबर, कौन सा बंदा नहीं बना? तो मैं आपको बता दूं, उर्जित आर पटेल, ठीक है ना, ये आज तक सेबी के चेयरपर्सन नहीं बने, बाकी सब चेयरपर्सन बन चुके हैं। इनफैक्ट अजय त्यागी इज अ करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, बाकी सब पास्ट है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। फॉर अ कंट्रीज गवर्नमेंट, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस पढ़ने जैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आर से RBI का पास्ट गवर्नर्स कौन थे, तो फ्रेंड्स करंट पढ़ो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर अ कंट्रीज गवर्नमेंट, नेट बोरोविंग एट होम प्लस बोरोविंग फ्रॉम RBI प्लस बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू, अब ये आपको फॉर्मूला पूछा गया है, बराबर। नाउ नेट बोरोविंग एट होम, बोरोविंग फ्रॉम RBI सिर्फ लोन की बातें हो रही है, बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड फॉरेन कंट्री से इज इक्वल टू, सारी बोरोविंग्स को ऐड कर लो तो क्या बनता है? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो
ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बनता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिस्कल डेफिसिट हमको ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोविंग की जरूरत है, हाँ कि ना। नाउ दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो अगर सारी चीजों में आप बोरोविंग्स देख रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर, नाउ commodities X and Y are substitute goods। अब गाइस क्वेश्चन खुद बोल रहा है कॉमोडिटी X और Y एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। तो जैसे ही आप वर्ड सब्सिट्यूट पढ़ो ना फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि प्राइस ऑफ X बराबर एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड, इस तरीके से। ठीक है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको याद रहना चाहिए। ऑल ऑफ यू, ये आपके दिमाग में थियोरी होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता क्या पूछा है, बट एज ए स्टूडेंट ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस बराबर इट इज लाइकली दैट। अब देखो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब ये वाला पार्ट। तो बट ऑब्वियस है वाई की डिमांड भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। एकदम सिंपल है बराबर। तो डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज। तो देखते हैं क्या लिखा है, डिमांड कर्व ऑफ वाई विल रिमेन अनचेंज। इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। नाउ डिमांड कर्व ऑफ वाई विल शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर्व वाई विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, देयर विल बी नो चेंज इन वाई। डी तो वैसे भी रॉन्ग है। अब या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। अब इन्होंने सीधा सीधा भी नहीं पूछा कि इंक्रीज करना है। अब इन्होंने बोल रहे डिमांड कर्व ऑफ वाई विल शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होने को आप हमेशा इंक्रीज कहते हो, तो बॉबी इज द आंसर। लेफ्टवर्ड में तो डिक्रीज हो जाता है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ईयर अ कंट्री, आगे पढ़ते हैं, एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ $10,000, एक्सपोर्ट किया $10,000 का, इंपोर्टेड $13,000, रिसीव्ड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज प्रॉफिट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट $1,000 ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट इज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ए गाइस, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला है। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज कभी नहीं आते। ओनली मर्चेंटाइज गुड्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एम आई करेक्ट। तो अब देखो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कहना ही से आप थर्ड को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड तो सर्विस हो गई। तो मैं ऐसा बोलूं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट है $10,000 का और इंपोर्ट है $13,000 का। तो कैन आई से एक्सपोर्ट इज लेसर, तो देयर इज अ डेफिसिट। कितने का, $3,000 का, हाँ कि ना। तो 3,000 आपका आंसर होना चाहिए। तो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ $3,000। होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि उन्होंने बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा, ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं, तो आप सी ट्रांजैक्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। वाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अब आ जाओ 19th क्वेश्चन पे। द गोल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एपेक्स इंडस्ट्रीज इज टू प्रोवाइड फाइनेंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इतने में ही क्वेश्चन खत्म कर दो। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बनी है। तो गाइस आंसर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बराबर 19th का आंसर, बहुत डायरेक्ट था। अब आ जाओ जरा कैलकुलेशंस पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंट्रीज एनुअल बजट प्रेजेंटेड द फॉलोइंग। गाइस बजट का क्वेश्चन है और फिगर्स देख के लग रहा है कि कैलकुलेशन ही दिया होगा, है ना। नाउ देखते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 11,000 करोड़। ए गाइस फिस्कल डेफिसिट दिया है, ओके। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट 7,000 करोड़,
नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट 2000 करोड़, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर? ओ, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने पूरे बजट पे एक वीडियो बनाया है सिर्फ फॉर्मूलाज को लेकर, वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आप हमारे चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लोन। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तो हम लोग को ये बताना लोन कितना मिलेगा, तो इसमें लोन नहीं आएगा, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी दिया हुआ है 11,000, ऑलरेडी 11,000 दिया है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, और उन्होंने रिसिप्ट्स दी है, रेवेन्यू रिसिप्ट 7,000 करोड़ और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इज 2,000 करोड़। नॉन डेप्ट मतलब उसमें ऑलरेडी डेप्ट नहीं है, तो कैन आई से 7,000 करोड़ प्लस 2,000 करोड़, तो ये ऑलरेडी 9,000 हो गया। अब सवाल ये है कि उन्होंने पूछा है बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा, दिस इज योर आंसर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताओ, जब डेफिसिट है इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से, तो अगर रिसिप्ट मेरा 9,000 हो रहा है तो ऐसा कितना फिगर माइनस करूं कि 11,000 नेगेटिव आ जाए, तो योर आंसर शुड बी 20,000। तो 9,000 माइनस 20,000 विल बी 11,000 डेफिसिट, एम आई करेक्ट? तो आपका आंसर 20,000 होना चाहिए। अग्री? नाउ फॉर्मूला का गेम था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया from disinvestment of the government state in public sector bank and financial institutions are booked under, guys balance of payment बराबर ना बजट का कंसेप्ट है। अब मेरी बात सुनो, वो लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जब अपनी कंपनीज को बेचती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उससे जो पैसा आता है वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो फ्रेंड्स बिजनेस को बेचकर पैसा कमाना रेगुलर नहीं है, ये डिसइन्वेस्टमेंट कभी कभी होते हैं, तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, बराबर। इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ है, एक को आप रेवेन्यू रिसिप्ट कर सकते हो, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ बनाना बराबर इज 50 पर केजी and quantity demanded in the city is 20 tons, ओह डिमांड के कैलकुलेशन का कंसेप्ट है, बराबर। तो देखो प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है, जरा लिखते हैं ओल्ड क्वांटिटी एंड प्राइस, ओके। नाउ ओल्ड और न्यू, चलो वो कह रहे हैं जब प्राइस 50 रुपीज था तो 20 टन्स ऑफ बनानास की डिमांड थी, ओके। व्हेन द मार्केट प्राइस राइजेस टू 60, जब प्राइसेस 50 टू 60 हो गए मतलब प्राइस बढ़ गए, द क्वांटिटी डिमांड फॉर द सेम इन द सिटी फॉल्स टू 18 टन्स, तो डिमांड फॉल हो गई, तो वो तो इनवर्स रिलेशनशिप हर कोई बताता ही है। What is the value of price elasticity of demand? ओह प्राइस इलास्टिसिटी की क्या डिमांड होगी, ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अपना फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो क्वेश्चन है, तो EP इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, बहुत सिंपल, हाँ कि ना। अब आपके हिसाब से मैं आपको बता दूं, नाउ यहां पर चेंज का मतलब है ओल्ड माइनस न्यू क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब सिर्फ ओल्ड, यहां पर प्राइस का मतलब है सिर्फ ओल्ड प्राइस, लेकिन चेंज का मतलब है ओल्ड माइनस न्यू। हम नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो EP इज इक्वल टू 100 ओल्ड माइनस न्यू क्वांटिटी, तो देखो 20 माइनस 18 2 आएगा अपॉन ओल्ड क्वांटिटी 20 इनटू प्राइस, ओल्ड प्राइस इज 50 और चेंज में 50 और 60 का डिफरेंस 10 आएगा।
अरे एग्री करते हो, हाँ कि ना? ठीक है, तो 2 1 2 10 बराबर। नाउ 5 10 5 2 अग्री। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 10/20 होगा, इसको कैलकुलेट करें तो 0.5 आंसर होगा। तो योर आंसर इज 0.5 इज द इलास्टिसिटी। 10/20, एक एक जीरो कैंसिल कर दो तो भी 1/2 आ जाता है, बराबर। तो 0.5 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्न्स द RBI, that is Reserve Bank of India. This central board is appointed or nominated by the government for India for a term of. Guys, Central Board of Directors बराबर RBI में कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 4 years, 3 years, 2 years, 5 years. अगेन ये जीके का क्वेश्चन हो गया, आंसर है 4 years। 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, बराबर। नाउ इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और अच्छा इसी से समझ में आ गया कि वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं एक्सेप्ट वन, मतलब आपको जो फॉल्स है उसको टिक मार्क करना है। तो एक कहता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये तो ट्रू है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि ये ट्रू है। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म आर नॉट होमोजेनियस, ऑफ कोर्स ये भी ट्रू है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गुड्स होमोजेनियस नहीं होते, बराबर। नाउ सी, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म reduces its output whenever the marginal revenue is greater than the marginal cost। अब देखो स्टूडेंट के पॉइंट से उसको ये स्टेटमेंट समझता ही नहीं है, टेक्निकल स्टेटमेंट पूछ लिया, कोई बात नहीं, घबराओ मत। मुझे नहीं पता सी आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, बाद में देखते हैं। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो सी आंसर होगा। ये तुक्का हुआ, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता दूं, ठीक है। नाउ अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म reduces its output when the marginal revenue is greater than marginal cost। अब इस तो देखो अब इसके लिए आपको मार्जिनल का, ठीक है, कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो आप लोग के लिए मैं यहां लिख देता हूं तीनों कॉम्बिनेशन, अगली बार से पढ़ के जाना। देखो मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल हो जाए ना फ्रेंड्स, तो ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट इज मैक्सिमम, बराबर है। मतलब जब एमआर और एमसी दोनों इक्वल हो जाएं तो मतलब प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। ओके नाउ, तो मतलब उन्होंने ऑप्टिमली यूटिलाइज सब कुछ कर लिया। दूसरा है अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, बराबर, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, बराबर, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, मतलब कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्शन। अच्छा सर अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से लेस हो जाए तो गाइस प्रॉफिट इज फॉलिंग, मतलब लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस प्रोडक्शन। ये तीन कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। तो अब देखो क्या लिख रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम कर दे कि बढ़ाएं, तो गाइस प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है रिड्यूस इज आउटपुट, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी इज द आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स में इस साल 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं सर ये शायद क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए ही नहीं। तो फ्रेंड्स डाउट मत करो, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। CSET की एग्जाम्स बैचेस में होती है, ये उन वन ऑफ द बैचेस का बराबर एग्जाम है। आपका एग्जाम मॉर्निंग में भी होता है, आफ्टरनून में भी होता है और इवनिंग में भी होता है। माइट बी द पेपर कीप्स ऑन डिफरिंग, इट इज वन ऑफ द पेपर फ्रॉम दैट बैच। ठीक है, आप डाउनलोड करें, रेफर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर मे स्टूडेंट्स एंड फर्दर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।